क्या आप पहली बार पेरेंट्स बन रहे हैं और उलझन में हैं? या आपको अस्पताल जाना चाहिए? मैं एक लेबर नर्स हूँ और यहाँ 5 मुख्य कारण हैं कि आपको चेकअप क्यों करवाना चाहिए। आज की वीडियो में हम उन मुख्य कारणों पर बात करेंगे कि क्यों आपको अस्पताल जाकर चेकअप कराना चाहिए और यह क्यों जरूरी है। 5 कारण हैं, तो शुरू करते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है भ्रूण की हलचल में कमी। इसमें बिल्कुल भी संकोच न करें। आपको गर्भावस्था में बच्चे की हलचल कब महसूस होनी चाहिए? आपको पहली हलचल महसूस होगी। शायद आप इसे गैस समझें, पर ये 13 से 16 हफ्तों में होती है। फिर आपको साफ किक्स और हलचल महसूस होगी, जो करीब 18 से 24 हफ्तों में शुरू होती है। पर हमें कैसे पता चलेगा कि शिशु की हलचल में कोई समस्या है? इसमें दो अलग राय हैं। पहला तरीका है एक फॉर्मल किक काउंट करना और दूसरा तरीका यह है जहां आप बच्चे की हलचल के पैटर्न पर बारीकी से ध्यान देते हैं। कनाडा और अमेरिका में अब भी सलाह दी जाती है कि अगर आपको दिन भर में बेबी की हलचल कम लगे तो आप औपचारिक रूप से किक काउंट करें। तो आप औपचारिक किक काउंट कैसे करें? हमेशा पहले अपना ब्लैडर खाली करें और फिर एक बड़ा गिलास ठंडा पानी या जूस पिए। इसके बाद आप सोफे या बेड पर करवट लेकर लेट जाएं, ऐसी जगह जहां शोर शराबा कम हो। और फिर आप घड़ी की तरफ देखें। अब आप अपने हाथ अपने पेट पर रखें और बाहर और अंदर से बच्चे की हलचल को महसूस करें। गिनती करते समय आप घड़ी पर नजर रखें। कनाडा के अनुसार 2 घंटे में 6 हलचल होनी चाहिए, जबकि अमेरिका में इसी दौरान 10 हलचल होने की सलाह दी जाती है। अगर आप 2 घंटे से कम समय में 6 या 10 हलचलें गिन लेती हैं, तो यह पर्याप्त माना जाता है। फिर आप अपना दिन सामान्य रूप से जारी रख सकती हैं। बस बच्चे की हलचल पर थोड़ा ध्यान देते रहें। लेकिन अगर 2 घंटे बीत चुके हैं और आपको बच्चे की हलचल महसूस नहीं हुई है, तो तुरंत अपने नजदीकी अस्पताल या लेबर रूम जाएं। वहां जाने से पहले आप अपने डॉक्टर को फोन भी कर सकती हैं। वे शायद आपका एक एनएसटी करेंगे, जिसे नॉन स्ट्रेस टेस्ट कहा जाता है। नॉन स्ट्रेस टेस्ट के जरिए हम बच्चे के दिल की धड़कन और उसके पैटर्न की जांच करते हैं। हालांकि अगर हलचल महसूस न हो या एनएसटी रिपोर्ट में चिंता दिखे, तो हम अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं। इन दोनों को मिलाकर हमें बच्चे की सेहत की सटीक तस्वीर मिल जाती है, खासकर जब भ्रूण की हलचल कम हो रही हो। बच्चे की हलचल में बदलाव को पहचानने के लिए औपचारिक किक काउंट के बजाय उनके मूवमेंट पैटर्न को ट्रैक करना भी एक बहुत अच्छा विचार है। जैसे आपका बच्चा बढ़ रहा है, आप पूरे दिन उनकी हलचल के पैटर्न को ट्रैक कर सकती हैं। तो क्या सोकर उठने पर बच्चा खूब हलचल करता है, या शायद सुबह वह शांत रहता है और दोपहर के खाने के समय सक्रिय हो जाता है, या फिर शाम को उसकी हलचल बढ़ जाती है और हर दिन ऐसा ही होता है। जब आप पैटर्न को जान लेती हैं, तो आप हलचल में किसी भी बदलाव को आसानी से पहचान सकती हैं और जरूरत पड़ने पर तुरंत अपने डॉक्टर को इसकी जानकारी दे सकती हैं। बच्चे गर्भ में भी दिन का 90 से 95% समय सोते ही रहते हैं। इसलिए बच्चों के लिए स्लीप साइकिल होना सामान्य है, जहां वे शांत रहते हैं और ज्यादा हलचल नहीं करते। लेकिन अपने बच्चे के पैटर्न को जानकर आप किसी भी बदलाव को बहुत जल्दी पहचान सकती हैं। अस्पताल जाने या डॉक्टर को बताने का दूसरा कारण है अगर आपको लगे कि पानी की थैली फट गई है। कभी पानी की थैली फिल्मों की तरह अचानक और तेजी से फटती है, जिससे सब भीग जाता है। लेकिन कभी यह एक धीमी धार या बूंद करके भी रिस सकता है, इतना कि आप उलझन में पड़ जाएं कि यूरिन निकल गया है या पानी की थैली फटी है। हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि असल में क्या हुआ है, क्योंकि वह एमनियोटिक सैक एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जो बैक्टीरिया जैसे बाहरी को अंदर जाने से रोकता है। एक बार पानी की थैली फटने के बाद संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, जो आपको या बच्चे को बीमार कर सकता है। इसलिए कई डॉक्टर पानी फटने के 24 घंटों के भीतर डिलीवरी कराने की सलाह देते हैं। तो अगर आप उलझन में हैं कि पानी फटा है या यूरिन निकल गया है, तो क्या करें? आइए जानते हैं। पहले अपना ब्लैडर खाली कर लें। इससे यूरिन की शंका दूर होगी और स्थिति साफ हो जाएगी। ब्लैडर खाली करने के बाद एक पैंटी लाइनर लगाएं और 15 से 20 मिनट के लिए बिस्तर या सोफे पर सीधे लेट जाएं। अब आप खड़ी हो जाएं। खड़े होने पर अगर पैंटी लाइनर पर अचानक बहाव महसूस हो या वह भीग जाए, तो बहुत संभावना है कि यह एमनियोटिक फ्लूइड है, क्योंकि लेटते समय वह लसाम आपकी वेजाइनल कैनाल में जमा हो रहा था, जो खड़े होते ही बाहर आ गया। खास बात यह है कि अस्पताल जाते समय वह पैंटी लाइनर लगाए रखें। अगर पैड पर मौजूद फ्लूइड को हम एमनियोस्टिक से टेस्ट कर सके,
तो शायद आपको स्पेकुलम जांच की जरूरत न पड़े। लेकिन अगर फ्लूइड टेस्ट नहीं हो पाया या रिसाव साफ तौर पर नहीं दिख रहा है, तो जब आप अस्पताल पहुंचेंगी, हम एक स्पेकुलम एग्जाम करेंगे और माइक्रोस्कोप के नीचे उस फ्लूइड की जांच करेंगे जो बाहर आ रहा है। और अगर उन्हें फर्निंग दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि पानी की थैली फट गई है। अब बच्चे की डिलीवरी की तैयारी का समय है। तीसरा कारण है चेहरे, हाथों और पैरों में अचानक आई सूजन जो सामान्य से ज्यादा हो, या तेज सिर दर्द, या पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में दर्द ठीक ब्रेस्ट के नीचे, या फिर मतली, उल्टी और धुंधली या दोहरी दृष्टि। ऐसा होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाना क्यों जरूरी है? ये प्रीक्लैम्सिया नामक स्थिति के लक्षण हैं। गर्भावस्था में प्रीक्लैम्सिया बहुत गंभीर होता है। यह अचानक बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है जो 140/90 या उससे अधिक होता है। साथ ही आपके यूरिन में प्रोटीन पाया जा सकता है, या यह शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकता है। यह सामान्य हाई ब्लड प्रेशर से अलग है क्योंकि इसमें यूरिन में प्रोटीन आता है और आपके अन्य अंग भी प्रभावित होते हैं, लेकिन यह आपके और बच्चे के लिए गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकता है। इसलिए इन लक्षणों को गंभीरता से लें और जल्द से जल्द जांच कराएं। प्रीक्लैम्सिया का एकमात्र इलाज बच्चे की डिलीवरी ही है, लेकिन हमें यह देखना होता है कि बच्चा कितना प्री टर्म है और क्या अभी डिलीवरी करना सही होगा। आमतौर पर प्री एक्लैम्सिया के लक्षण डिलीवरी के तुरंत बाद ठीक हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये जारी रह सकते हैं। और अगर हाई ब्लड प्रेशर वापस आता है, तो आपको प्रसव के बाद दोबारा अस्पताल जाना पड़ सकता है। अस्पताल पहुंचने पर आपकी और प्रेगनेंसी की बारीकी से निगरानी होगी। बहुत मुमकिन है कि वे आपका एनएसटी टेस्ट करेंगे। आप उम्मीद कर सकते हैं कि वे ब्लड प्रेशर बार बार चेक करेंगे और लैब टेस्ट करेंगे कि कहीं दूसरे अंग भी प्रभावित तो नहीं है। ब्लड प्रेशर कम करने के लिए आपको दवाएं दी जा सकती हैं। यदि दौरे या एक्लैम्पसिया का खतरा हो, तो वे आपकी आईवी के माध्यम से मैग्नीशियम सल्फेट नामक दवा देंगे। और बच्चे की सेहत के लिए आपका अल्ट्रासाउंड भी किया जा सकता है। प्रीक्लैम्सी की गंभीरता से बच्चे की डिलीवरी समय से पहले हो, तो आपको स्टेरॉयड की 2 डोसेस दी जा सकती हैं। ये बच्चे के फेफड़ों को विकसित करने में मदद करती हैं और मांसपेशियों में 24 घंटे के अंतराल पर दी जाती हैं। चौथा कारण है योनि से होने वाला चमकीला लाल रक्तस्राव। गर्भावस्था में योनि से रक्तस्राव के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको बताने आई हूँ कि इन सभी कारणों के लिए आपको अपने डॉक्टर को फोन करना चाहिए, या बेहतर होगा कि आप जांच के लिए तुरंत अस्पताल जाएं। यहाँ रंग बताने का कारण यह है कि कभी कभी रक्तस्राव गुलाबी हो सकता है, या यह म्यूकस के साथ मिला हुआ हो सकता है। इसे ब्लडी शो कहा जाता है। यह गर्भावस्था का एक सामान्य संकेत है, क्योंकि यह गर्भाशय ग्रीवा के फैलने और पतला होने पर छोटी रक्त वाहिकाओं के फटने से होता है। खास बात यह है कि यह गुलाबी होता है, न कि चमकीला लाल, पतला या थक्के वाला। इनमें से कोई भी चीज गर्भावस्था के असामान्य लक्षण है। ये प्लासेंटा में रक्तस्राव, प्लासेंटा एब्रप्शन, गर्भाशय फटना, प्लासेंटा प्रीविया या वासा प्रीविया जैसी वजहों से हो सकते हैं। इन सभी की जल्द से जल्द जांच कराना बहुत जरूरी है। पांचवा कारण है गर्भाशय में दर्दनाक संकुचन। इसके लिए अस्पताल जाना जरूरी हो भी सकता है और नहीं भी। यह आपकी पसंद पर निर्भर करेगा। हर किसी का बर्थ प्लान अलग होता है। अगर ये दर्दनाक संकुचन प्रसव की शुरुआत है और आप सुनिश्चित करना चाहती हैं कि आपकी गर्भाशय ग्रीवा में क्या बदलाव है, तो समय है अपने डॉक्टर या दाई को फोन करने का। आपको तुरंत अपने बर्थिंग सेंटर या अस्पताल जाना चाहिए, जहां यह जांच की जा सके कि क्या ये संकुचन वास्तव में ट्रू लेबर है और आपकी गर्भाशय ग्रीवा को बदल रहे हैं। अस्पताल जाने का दूसरा कारण यह हो सकता है कि संकुचनों के दौरान होने वाले दर्द से राहत चाहती हैं। अगर आप एपिड्यूरल चाहती हैं, तो आपको अस्पताल जाना होगा। इन कारणों से दर्दनाक संकुचन होने पर अस्पताल जाना जरूरी है। लोग मुझसे पूछते हैं कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि यह प्रसव पीड़ा है या अस्पताल कब जाना चाहिए। यह हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि अस्पताल जाने की योजना आपकी पिछली डिलीवरी, उसकी गति, अस्पताल से आपकी दूरी और सड़क की स्थिति जैसे व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर करती है। अस्पताल कब पहुंचना है, यह पूरी तरह से आपकी स्थिति पर आधारित होता है। मैंने अपने लिए 511 नियम का पालन किया था। तो जब मेरे संकुचन 5 मिनट या उससे कम के टाइम हो रहा था, हर संकुचन 1 मिनट तक चलता रहा और ऐसा 1 घंटे या उससे अधिक समय तक हुआ, तब मैं अस्पताल गई और मुझे पता चला कि मैं एक्टिव लेबर में हूँ। इस वीडियो से पता चल गया होगा कि कब कॉल करना है और कब निश्चिंत रहना है।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार।